तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम मानव पाचन तंत्र का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, निश्चित ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए बिना देरी किए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि मानव पाचन तंत्र में सर्वप्रथम हम जानेंगे कि पाचन क्या है। पाचन क्या है? भोजन के जटिल जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। जटिल अणु कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इनको तोड़ करके सरल अणु ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड या वसीय अम्ल में तोड़ना पाचन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में टूटती है? अमीनो अम्ल में। और वसा किस में टूटती है? वसीय अम्ल में। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। मुख्य भाग आहारनाल कहलाता है, दूसरा सहायक भाग, सहायक पाचक अंग। इसके अंतर्गत यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, अपेंडिक्स। तो पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला भाग आहारनाल, इसे क्या कहते हैं? मुख्य अंग। दूसरा भाग सहायक अंग। मुख्य अंग कहाँ से शुरू होता है? माउथ, मुख से। फिर मुख के बाद ग्रसनी आती है, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। फिर इसको जो ये सारे प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, मानव पाचन तंत्र में प्रत्यक्ष रूप से हेल्प करते हैं। ये सहायक अंग अप्रत्यक्ष रूप से पाचन में सहायता करते हैं। पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? मुख से। इस पाचन तंत्र का क्रम क्या है? कहाँ से पाचन शुरू होता है और कहाँ इसका अंत होता है? तो पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है। मुख के बाद ग्रसनी, फिर उसके बाद ग्रास नली आता है, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। यहाँ छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। जब भोजन इन छोटी आंत के 3 भाग ग्रहणी, मध्यांत, शीर्षांत के बाद बड़ी आंत में जाता है, तो फिर यहाँ के तीनों भाग से होता हुआ मलाशय से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार भोजन का संपूर्ण पाचन इसके द्वारा, इस फिगर के माध्यम से हम भोजन का संपूर्ण पाचन समझ सकते हैं। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। यहाँ टाइलिन एंजाइम होता है जो भोजन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है क्योंकि यहाँ कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। अमाशय में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। छोटी आंत में भी इसके पहले भाग ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन होता है। मध्यांत और शीर्षांत्र में भोजन का अवशोषण होता है। मध्यांत और शीर्षांत्र, इन दोनों में शीर्षांत्र में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। इसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के पहले भाग सीकम, फिर उसके बाद बृहदांत, फिर उसके बाद रेक्टम, मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है। एक बार क्विक रिवीजन इसका फिर करेंगे क्योंकि इसके माध्यम से पूरा भोजन का पाचन और संपूर्ण पाचन तंत्र इसी में ही, इस फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मुख से भोजन का पाचन शुरू होता है क्योंकि यहाँ टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। फिर ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता क्योंकि यहाँ कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। अमाशय में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं जिसके कारण भोजन प्रोटीन का पाचन होता है। यहाँ केवल प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है। छोटी आंत में भी ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन होता है। मध्यांत और शीर्षांत में भोजन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में भोजन फिर जाता है जिसके पहले भाग अपेंडिक्स में जो शाकाहारी जंतु हैं, जो घास पत्तियां खाते हैं, उसमें अपेंडिक्स पाया जाता है उन जंतुओं में। तो शाकाहारी जंतुओं में भोजन का पाचन अपेंडिक्स में आकर पूर्ण होता है। लेकिन जैसे मानव हो गया, मानव में भोजन का पाचन शीर्षांत्र में पूर्ण हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि मानव में भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है, तो शीर्षांत्र या शेषांत्र में पूरा होता है। लेकिन शाकाहारी जंतुओं जैसे बकरी हो गई, तो उनमें कहाँ पूरा होता है? अपेंडिक्स में पूरा होता है। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, अभी समझ लीजिए। मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइलिन एंजाइम होता है। ग्रसनी और ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता क्योंकि कोई एंजाइम नहीं होता है। अमाशय में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। मध्यांत और शीर्षांत में भोजन का अवशोषण होता है, और शीर्षांत में मानव में भोजन का पाचन शीर्षांत में पूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद बड़ी आंत के अपेंडिक्स में आता है जो शाकाहारी जंतु में भोजन का पाचन यहाँ पूर्ण होता है। बृहदांत्र में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। ये बड़ी आंत का सबसे चौड़ा भाग क्या है? बृहदांत्र होता है। मलाशय के माध्यम से भोजन बाहर निकल जाता है। वही चीज आगे चल के ये देखिए, उसी चित्र में ये आगे पूरा है कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइलिन एंजाइम होता है। ग्रसनी में कोई एंजाइम नहीं होता। ग्रास नली में भी कोई एंजाइम नहीं होता, तो यहाँ कोई पाचन नहीं होता। फिर भोजन अमाशय में जाएगा। अमाशय को पेट कहते हैं। अमाशय में कोई
आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाते हैं। पेप्सिन सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का 70% पाचन यहाँ होगा, अशेष 30% जो प्रोटीन बचेगी उसका पाचन छोटी आंत में होगा। छोटी आंत के किस भाग में? ग्रहणी में होगा। 30% पाचन यहाँ होगा। यहाँ ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन के 30% बचे हुए भाग का पाचन करता है। फिर ग्रहणी के बाद मध्यांतर आता है, यहाँ भोजन का अवशोषण होता है। फिर शेषांत में भोजन पूर्ण हो जाता है, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है मानव में। लेकिन वहीं शाकाहारी जंतुओं में भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है? चीकम में। क्यों? क्योंकि यहाँ वो पेड़ से पत्तियां घास फूस खाते हैं, तो उनको पचाने के लिए क्या होता है? अपेंडिक्स में शाकाहारी जंतुओं का पाचन पूर्ण होता है। इसके बाद कोलन आएगा। कोलन को बृहदांत कहते हैं। यहाँ जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है और मलाशय से फिर पचे हुए भोजन का निष्कासन हो जाता है मल त्याग के द्वारा। अब देखिए मुख। अब हम पूरा जो ये फिगर देखे हैं, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी। अब इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी जानकारियां कलेक्ट होंगी। देखिए मुख। अब मुख में क्या क्या पाया जाता है? मुख में आप पढ़ेंगे लार ग्रंथियां, जिह्वा, दांत, ये सारी चीज किसमें होती है? मुख में। तो मुख का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। मुख क्या है? यह आहार नाल का पहला अंग है। मुख क्या है? आहार नाल का पहला अंग है। इसका निर्माण निम्न अंगों से होता है। तालु हो गया, जिह्वा हो गई, दांत हो गए, लार ग्रंथियां हो गई। तो पहला टॉपिक क्या है? तालु। फिर हम क्या पढ़ेंगे? जिह्वा। फिर क्या पढ़ेंगे? लार ग्रंथियां। फिर क्या पढ़ेंगे? टीथ। इस प्रकार हम 4 चीज जब पढ़ लेंगे पूरा तो मुख कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद ग्रसनी में आएंगे, फिर ग्रास नली में जाएंगे, फिर आमाशय में जाएंगे, फिर आमाशय के बाद छोटी आंत के तीनों भाग का कवर करेंगे। फिर उसके बाद बड़ी आंत के पहले से तीनों भाग को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब तालु यह मुख का क्या होता है? यह मुख का ऊपरी हिस्सा है। यह 2 प्रकार का होता है, कठोर तालु, मृदु तालु। कठोर तालु यह दांत के ऊपरी दांत के पास स्थित अंग होता है, यह कठोर होता है। मृदु तालु वी आकार की संरचना होती है, जिसे यवुला कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा यवुला क्या है? मृदु तालु का अंतिम भाग है, जिसकी संरचना कैसी होती है? वी आकार की होती है। यवुला किसे कहते हैं? यवुला का कार्य क्या है? यह भोजन को जब हम खाना खाते हैं तो लीलते हैं या निगलते समय क्या करता है? ये नाक के छिद्र को बंद कर देता है। अगर नाक का छिद्र ना बंद हो तो हम जो खाना लीलते हैं या खाना निगलते हैं उसमें से आधा खाना ग्रास नली में चला जाएगा और आधा खाना क्या नाक के रास्ते से होकर बाहर निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि यवुला, हम बात करते रहते हैं और भोजन क्या होता है, खाना खाते रहते हैं, तो यवुला क्या होता है? यवुला बंद नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है? छींक आती है और खाना जो भी हम खाते हैं, चावल दाल, वो क्या नाक के रास्ते से बाहर निकल आती है। तो वो यवुला ही है जो खाना खाते समय क्या बंद कर देता है रास्ता नाक का, जिसके कारण भोजन कहाँ बाहर, नाक के रास्ते से बाहर नहीं निकलता। अब तालु हम कंप्लीट कर लिए। तालु के बाद तालु का चित्र है, ये देखिए तालु का चित्र है। ऊपर ये कठोर तालु है जो नाक के पास होता है, दांत के पास होता है, ये कठोर तालु है। और ये देखिए यहाँ पास यवुला है, ये वी आकार की संरचना है। जब हम भोजन निकलते हैं तो ये क्या करता है? नाक के छिद्र को बंद कर देता है, इसे मृदु तालु कहते हैं। अब हम तालु तो पढ़ लिए। मुख 4 चीज से बना होता है। किससे? मुख 4 चीजों से होता है। मुख में तालु हो गया, दूसरी चीज क्या हो गया? पहला तालु पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद जिह्वा पढ़ेंगे, जिह्वा के बाद फिर लार ग्रंथियां पढ़ेंगे, फिर दांत। जब ये चारों चीज कंप्लीट पढ़ लेंगे तो हमारा मुख या माउथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ग्रसनी पढ़ेंगे। तालु कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट में हम जिह्वा को कवर करते हैं। जिह्वा का कार्य क्या है? भोजन में लार मिलाना और भोजन को लुगदीनुमा बनाना, बिल्कुल चिपचिपा बनाना, जिससे वो क्या है? निगलते समय आसानी से अंदर निकल जाए। तो जिह्वा का कार्य क्या होता है? भोजन में लार मिलाना। जिह्वा के प्रकार, जिह्वा कितने प्रकार की होती है? जिह्वा 3 प्रकार की होती है। अग्रभाग इंटीरियर, पार्श्व भाग लेटरल, इसे मध्य भाग कहते हैं। पश्च भाग पोस्टीरियर। अग्रभाग को फंगिफॉर्म कहते हैं, अंग्रेजी में भी पूछ सकता है, दूसरा इसका ये नाम भी पूछ सकता है। अग्रभाग को क्या कहते हैं? फंगिफॉर्म। पार्श्व भाग को या मध्य भाग को फिलीफॉर्म और पश्च भाग को सर्कुम वैलेट कहते हैं। अग्रभाग मीठे का, मध्य भाग या पार्श्व भाग क्या खट्टे का, पश्च भाग कड़वे के स्वाद का अनुभव कराता है। जिह्वा के चित्र जैसे ये अग्रभाग किसका अध्ययन? अग्रभाग में हम कौन सा स्वाद मिलेगा? मीठा स्वाद। पश्च भाग में कौन सा स्वाद मिलेगा? कड़वा स्वाद। और जो लेटरल, ये पूरा का पूरा मध्य भाग है। मध्य भाग में क्या है? इसमें खट्टा और नमकीन दोनों मिलेंगे। क्या? खट्टा और नमकीन दोनों। लेकिन जो इसमें अग्र पार्श्व भाग है, इसमें देखिए आगे का पार्श्व भाग है, अग्र वाले पार्श्व भाग में नमकीन होता है और पश्च पार्श्व भाग में क्या होता है? खट्टे का स्वाद का अनुभव होता है। वही चीज ये इसमें दे दिया है, आप इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट भाग हम क्या पढ़ चुके हैं? तालु पढ़ चुके हैं, लार ग्रंथ तालु पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं? जिह्वा पढ़ चुके हैं। तालु और जिह्वा पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तालु जिह्वा के बाद क्या पढ़ेंगे?
लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी? अधोजिह्वा, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर। अधोजिह्वा सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है? अधोजिह्वा। सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है? पैरोटिड। मध्यम नहीं पूछी जाती है, लेकिन याद रखिए जब सबसे बड़ी 3 जोड़ी हो गई, सबसे छोटी अधोजिह्वा, पैरोटिड सबसे बड़ी, तो मध्यम कौन बची? सबमैंडिबुलर। अधोजिह्वा कहाँ? जीभ के नीचे स्थित। जीवा से अधोजिह्वा से जीभ के नीचे स्थित होती है। ठीक है। पैरोटिड कान के नीचे, पैरोटिड कान के नीचे स्थित होती है। और सबमैंडिबुलर जबड़े के नीचे धंसी होती है। प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। हर मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार का निर्माण डेली होता है। लार कैसी? लार क्या होता है? अम्लीय माध्यम होता है लार का कि क्षारीय माध्यम होता है? तो ये हल्का अम्लीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 6.8 होता है। क्योंकि पीएच 0 से शुरू होकर 14 तक जाता है। 0 से शुरू तो 7 उदासीन होता है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। 0 क्या होता है? प्रबल अम्लीय। जितना 0 के पास होगा प्रबल अम्लीय, 7 उदासीन होगा। जैसे जैसे 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो क्या होता है? अम्लीयता घटती जाती है। और 7 से क्या शुरू होता है? 7 के ऊपर से क्षारीयता। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो जो 14 है जिसका पीएच मान, वो प्रबल क्षार होगा। और जो 0 है वो प्रबल अम्ल होगा। और जो 7 है वो उदासीन होगा। 7 के पास वाला वो दुर्बल अम्ल होगा। और 7 से 8 वाला दुर्बल क्षार होगा। तो यहाँ पर पीएच का भी हल्की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय क्या है? कुछ जीवाणु हमारे भोजन के साथ चले जाते हैं। वो जीवाणु क्या होगा? अंदर जब आमाशय में जाते हैं तो वो क्या करते हैं? छोटी मोटी बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है कि जो सूक्ष्म जीव अंदर जाते हैं, मान लो किसी तरह चले गए, तो वो क्या, उनको कौन नष्ट करेगा? लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? भोजन में सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, जिसके कारण बीमारियां नहीं होती हैं। अब लार ग्रंथियां पढ़ लिए, जीवा पढ़ लिए और तालु पढ़ लिए। अब मुख का चौथा पार्ट क्या पढ़ेंगे? दांत पढ़ेंगे। अब दांत का पढ़ लेंगे तो पूरा मुख हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दांत का सर्वप्रथम, दांत के जो अंदर धंसा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ये देखिए यहाँ से ये क्या है? अंदर धंसा हुआ भाग है। अंदर धंसे हुए भाग को, ये इतना भाग क्या है? रूट है। क्या है? रूट है। और जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। इसके ऊपरी एक परत चढ़ी होती है, इसे क्या कहते हैं? इनेमिल कहते हैं। तो वही चीज आगे दिया है। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। दांत का वह भाग जो जबड़े के अंदर धंसा होता है उसे रूट या जड़ कहते हैं। दांत का वह भाग जो जबड़े के बाहर होता है उसे क्राउन कहते हैं। दांत के बाह्य परत को दांत का इनेमिल कहते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसकी कठोरता का कारण यदि पूछ ले तो उसकी कठोरता का कारण फ्लोरीन होता है। मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। पहला नंबर कृंतक है, दूसरा नंबर रदनक है, तीसरा नंबर अग्रचर्वणक है, चौथा नंबर क्या है? चर्वणक है। चौथा नंबर क्या है? चर्वणक। और इनके प्रतीक भी याद रखिए। पहले कृंतक का प्रतीक क्या है? आई, इंसीजर कहते हैं अंग्रेजी में। रदनक का सी, कैनाइन कहते हैं। प्रीमोलर का पीएम है, मोलर का यम है। और इनकी संख्या तो सूत्र के द्वारा हम निकालना बता देंगे कैसी, कितनी संख्या किसकी होती है। देखिए संख्या कितनी होती है? कृंतक की 8 होती है, 4 ऊपर वाले में, 4 नीचे जबड़े में। फिर रदनक की संख्या 2 ऊपर 2 नीचे। अग्रचर्वणक 4 ऊपर 4 नीचे। चर्वणक 6 ऊपर 6 नीचे। कार्य क्या है? कृंतक का कार्य क्या है? पकड़ना। भोजन को क्या करना? पकड़ना और उसको काटना। फिर इसका काम क्या है? रदनक का चीरना, अग्रचर्वणक का चबाना और चर्वणक का पीसना। मानव में 20 दांत ऐसे हैं दो बार निकलते हैं। 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं, इन्हें द्विबारदंती कहते हैं। और 12 दांत ऐसे हैं जो 1 बार निकलते हैं, इन्हें एक बार दंती दांत कहते हैं। डेंटल फार्मूला है ऊपरी जबड़े के दांत अपान निचले जबड़े के दांत। ये क्या होते हैं? ऊपरी जबड़े के दांत क्या होते हैं? जोड़ा में होते हैं। निचले जबड़े के दांत क्या होते हैं? जोड़ा में होते हैं। इसीलिए यहाँ पेयर बन गया, पेयर लिखा गया, क्योंकि दांत क्या है? ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, तो इसको पेयर में होते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? इसका ऊपरी जबड़े में इंसीजर, फिर ऊपरी जबड़े में कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, फिर निचले जबड़े में वही इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर निकलेंगे। इसका जो है डेंटल फार्मूला क्या है? डेंटल फार्मूला है ये, क्या है? डेंटल फार्मूला है। और जो 18 वर्ष की उम्र के बालक हैं, ये 18 वर्ष की उम्र से अधिक वाले, जिनकी उम्र 18 से अधिक है, तो उनके दंत का सूत्र क्या है? 21-23। जो 18 से कम है 21-22। बच्चों में यही सूत्र क्या है? 21-2। और जो हाथी है, हाथी में कभी कभी पूछ लेता है हाथी का, तो उसका भी याद कर लीजिएगा 1003। लेकिन 21-23 तो जरूर है, 21-23 तो जरूर 18 वर्ष की उम्र के याद कर लीजिए। 21-23 में क्या होता है कि ये वाला 2 है, इसको इंसीजर कहते हैं। ये 1 क्या है? कैनाइन है। 1 क्या है? कैनाइन है। और जो ये वाला 2 क्या है? ये प्रीमोलर है। ये 3 क्या है? मोलर है। तो ये देखिए यहाँ इंसीजर, ये क्या है? इंसीजर है। इंसीजर कितने होते हैं 18 वर्ष की उम्र में?
18 वर्ष से अधिक की उम्र में इंसीजर कितने होते हैं? 2 ऊपर 2 नीचे, 4 जोड़े में होते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे इंसीजर। इसी प्रकार कैनाइन कितने होते हैं? एक ऊपर 1 नीचे, लेकिन जोड़ा में होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो जोड़ा में होते हैं तो क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 2 ऊपर 2 नीचे 4। इसी प्रकार प्रीमोलर कितने होते हैं? प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे, लेकिन जोड़ा में होता है तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार मोलर ये कितने हो जाएंगे? 3 ऊपरी जबड़े में और 3 निचली, लेकिन जोड़े में होते हैं तो 3 दूनी 6, अब दुगना कर दो 12 हो जाएंगे। तो यही देखो पूरे दांत हो जाएंगे 8 8 4 12 12 8 20 20 12 32 दांत ये टोटल हो जाएंगे, लेकिन ये 18 वर्ष से अधिक उम्र के। अब यही बच्चों में निकालना हो तो बच्चों में कौन से दांत गायब होते हैं? मोलर बच्चों में एक भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 0 रखेंगे, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो उसका कुछ आएगा ही नहीं। तो बच्चों में अगर क्वेश्चन पूछे कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो तीसरे नंबर पर 0, तीसरे नंबर पर यहाँ क्या है? प्रीमोलर। तो मोलर प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते हैं। और मोलर की भी संख्या कितनी होती है? 8 संख्या होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 आ गए, यहाँ 3 है 18 वर्ष की उम्र में, यहाँ 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए, यहाँ 12 हो जाता है। तो ये आप आशा ये समझ गए होंगे कि डेंटल फार्मूला से दांत कैसे गिनते हैं और किसका डेंटल फार्मूला में बच्चों के लिए कौन सा सूत्र है और वयस्कों के लिए कौन सा है। अब आगे चलते हैं। होमोडोंट किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के दांत। मान लो कि कोई जानवर ऐसा है या कोई जीव ऐसा है जिसमें एक ही प्रकार के, जैसे मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो मानव क्या है? हेट्रोडोंट है। लेकिन अगर एक ही प्रकार के कृंतक होते हैं तो मानव क्या हो जाता है? होमोडोंट हो जाता है। लेकिन मानव क्या है? होमोडोंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव में 4 प्रकार के दांत, कृंतक, रज्जनक, चमड़क, अग्र चमड़क, 4 प्रकार। तो मानव के ये वाले दांत नहीं है, ये किसी अन्य जीव के होंगे। हेट्रोडोंट विभिन्न प्रकार के दांत, ये मानव के दांत में ये वाले दांत होते हैं। क्यों? क्योंकि मानव 4 प्रकार के दांत होते हैं। थीकोडोंट जबड़े में धंसे, ये भी मानव के दांत होते हैं। क्यों? क्योंकि जबड़े में धंसे होते हैं, उनसे रूट कहते हैं। एक्रोडोंट नहीं, एरोडोंट, ये क्या होते हैं? जबड़े में नहीं धंसे होते हैं, हवा में मान लो होते हैं। मोनोपियोडोंट मानव के दांत जबड़े में धंसे होते हैं, तो एक्रोडोंट मानव के दांत नहीं होते हैं। मानव के दांत क्या होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं, जबड़े में धंसे होते हैं, इसलिए इसे थिकोडोंट भी कहते हैं। मानव के कुछ दांत होते हैं जो जीवन में एक बार निकलते हैं, उन्हें मोनो मतलब होता है एक बार निकलने वाले दांत को मोनोपियोडोंट कहते हैं। डाइपियोडोंट जीवन में 2 बार निकलने वाले दांत को डाइपियोडोंट कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक बार निकलने वाले दांत को, जीवन में एक बार निकलने वाले दांत को क्या कहते हैं? मोनोपियोडोंट। 2 बार निकलने वाले दांत को डाइपियोडोंट, और बार निकलने वाले 2 से अधिक बार निकलने वाले दांत को पॉलीपियोडोंट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो ये जानकारी आपको होना जरूरी है। होमोडोंट एक ही प्रकार के, हेट्रोडोंट विभिन्न प्रकार के दांत, थिकोडोंट जबड़े में धंसे दांत, एरोडोंट जबड़े में न धंसे दांत, मोनोपियोडोंट जीवन में एक बार निकलने वाले, डाइपियोडोंट जीवन में 2 बार निकलने वाले, पॉलीपियोडोंट जीवन में 2 से अधिक बार निकलने वाले दांत। अब मानव दांत की क्वालिटी क्या है? मानव दांत देखिए, इसमें से इतने में से मानव के कौन कौन से दांत के गुण हैं? तो मानव के देख लीजिए, हेट्रोडोंट विभिन्न प्रकार के 4 प्रकार के हैं, तो ये भी गुण आ गया। थिकोडोंट जबड़े में धंसे हुए दांत है, तो ये भी आ गया। मोनोपियो कुछ दांत जो है एक बार निकलते हैं, मोनोपियोडोंट है। कुछ दांत जो है डाइपियोडोंट होते हैं, तो ये 2 बार निकलते हैं, तो ये भी मानव के दांत के गुण हैं। अब मुख आपका पूरा कंप्लीट हो गया, क्या हो गया? माउथ पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए माउथ पूरा कंप्लीट हो गया, वही है देखो, माउथ कंप्लीट हो गया। अब माउथ के बाद हम क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र है, शुरू किए हैं। देखो पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है। मुख में क्या क्या होता है? 4 चीज होती हैं। मुख में क्या चीज होती है? 4 चीज। क्या होती है? लार ग्रंथियां होती हैं, और तालु होता है, दंत होते हैं, दंत, और क्या होती है? जिह्वा होती है। तो चारों चीज हम कंप्लीट करिए। अब मुख के बाद जब भोजन इसमें से कचर करके चीड़ फाड़ के बाद भोजन क्या होता है? लार में मिलाने के बाद क्या होता है? भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में। तो अब हम ग्रसनी पढ़ेंगे। ग्रसनी के बाद फिर हम आएंगे ग्रास नली में। यही क्रम आगे फिर अमाशय में आएंगे, फिर छोटी आंत में आएंगे, फिर बड़ी आंत में आएंगे। ये क्रम आगे पूरा चलता रहेगा। तो यही पहले ही बता दिए थे कि पाचन आगे, यदि आप ये फिगर सही से समझ लिए तो पाचन यहीं से ही खत्म हो जाता है। आइए आगे शुरू करते हैं अपना वीडियो। तब हम क्या पढ़ना है? ग्रसनी पढ़ना है। ग्रसनी देखिए, ग्रसनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फायरिंग्स। क्या कहते हैं ग्रसनी को अंग्रेजी में? फायरिंग्स कहते हैं। ग्रसनी आहार नाल का एक ऐसा अंग है जो भोजन तथा वायु दोनों का संवहन करता है। ये मान लो एक ऐसा पाइप है, ये क्या है? पाइप है। जैसे यहाँ से भोजन लिए तो इस पाइप में भोजन भी जाता है, यहाँ से सांस लिए तो इस पाइप से यहाँ सांस भी जाता है। ये फायरिंग्स यहाँ तक है, ये ग्रसनी यहाँ तक है। फिर यही ग्रसनी आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है, एक पाइप ये, एक पाइप ये। इस पाइप से क्या होता है? भोजन का आमाशय तक ले जाता है। और ये ग्रास नली, ये क्या है? ग्रास नली। ग्रसनी के बाद हम ग्रास नली को आगे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रसनी का काम क्या है? ग्रास नली का काम केवल भोजन को आमाशय तक ले जाना। और ये क्या है? वायु नली क्या होती है? ग्रसनी से जो हम सांस लिए हैं वो वायु नली से होते हुए सांस हवा को, ऑक्सीजन को कहाँ? फेफड़ों तक ले जाती है। तो अब ये वाली श्वास नली तो हम क्या है? अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र में। हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? ग्रास नली। क्यों? क्योंकि हम पाचन पढ़ रहे हैं, यहाँ वायु को तो काम है नहीं पचाने में, यहाँ क्या है? काम भोजन का
है तो भोजन को कौन ले जाती है? भोजन को ग्रास नली से अमाशय तक कौन ले जाती है? ग्रास नली ले जाती है। ये फिगर में पूरा क्लियर है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ग्रास नली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये है फायरिंग्स कहते हैं। भोजन और वायु का दोनों का संवहन करने वाला अंग कौन सा है? ग्रसनी है। ग्रसनी में भोजन का पाचन होता है? नहीं होता है। क्यों? ग्रसनी और ग्रास नली दोनों में नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद ये देखिए, ये मुख है, ये दांत है और ये नाक है। ये मुख से भोजन को अंदर ग्रहण करेंगे तो ये यहाँ ग्रसनी में जाएगा, ये नाक से सांस लेंगे तो ये भी ग्रसनी में जाएगी। ये दोनों यहाँ पास, ये देखिए ये क्या लगा है? एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस से क्वेश्चन बनता है कि जब भोजन और वो हवा दोनों इसके बाद ग्रास नली में इकट्ठा जाएगी तो यहाँ से क्या करता है? एपिग्लाटिस, मान लो एक वाल्व है लगी हुई है, ये क्या करता है? जो भोजन होता है वो ग्रास नली में तो जाने देता है, ये वाली नली में, ये नली दिख रही है ना ग्रास नली। एपिग्लाटिस जब सांस को इधर वायु नली में जाने देता है और वही जो भोजन को सांस नली में वायु नली में नहीं जाने देता, बंद हो जाता है। किधर की तरफ बंद होता है? वायु नली की तरफ। एपिग्लाटिस क्या करता है? वायु नली के छिद्र को या वायु नली का जो दरवाजा है उसको बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि नहीं, वायु नली में भोजन चला गया, फेफड़े में भोजन पहुंच जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ एपिग्लाटिस, जैसे वहां यवुला पढ़े थे, वहां क्या पढ़े थे? तालु में यवुला पढ़े थे, इसी प्रकार यहाँ क्या पढ़े? एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस वहां यवुला का क्या काम था? भोजन को नाक के छिद्र को बंद कर देना, जिससे भोजन नाक के छिद्र होकर बाहर न जाए। यहाँ एपिग्लाटिस क्या काम करता है? मुख यहाँ क्या करता है? ये वायु नली को बंद कर देता है। एपिग्लाटिस क्या करता है? वायु नली को बंद कर देता है, जिससे भोजन क्या करता है? ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली को अंग्रेजी में इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस से होते हुए भोजन अमाशय में चला जाता है। तो हम ग्रसनी और ग्रास नली दोनों पढ़ लिए। अब ग्रसनी और ग्रास नली के बाद क्या पढ़ेंगे? इन दोनों के बाद क्या आता है? देखो पहले मुख, आहार नल का मुख्य अंग में, आहार नल मुख्य अंग है। मुख्य अंग कहाँ से शुरू होता है? मुख से। मुख के बाद क्या हुआ? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद ग्रास नली भी पढ़ लिए कि भोजन को कहाँ लेके जाता है? अमाशय में। अमाशय में लेके जाता है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? अमाशय पढ़ेंगे। ये अमाशय, अमाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोमक। स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमक। अमाशय केवल प्रोटीन का पाचन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? सामान्य प्रकार की प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन, जो दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन होती है, उसका पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। तो यहाँ पास क्वेश्चन बनेगा, अमाशय में किसका पाचन होता है? केवल और केवल प्रोटीन का। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बोहाइड्रेट और वसा को बचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। यहाँ केवल प्रोटीन का पाचन, और प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन यही होता है क्योंकि यहाँ पास पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन का पूछ ले कितने परसेंट, तो लगभग 70% प्रोटीन का पाचन कहाँ? अमाशय में होता है। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय की दीवारों के चारों ओर क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है पेराइटल, दूसरी होती है जाइमोजन, तीसरी होती है श्लेष्मी। पेराइटल को परिधि या आग्नेटिक कहते हैं, जाइमोजन दूसरी हो गई, श्लेष्मी तीसरी हो गई। जो पेराइटल है, ये पेराइटल क्या करता है? इसकी दीवारों से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उत्पाद क्या है? पेराइटल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है। जाइमोजन क्या करता है? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन इसका उत्पादन करता है। श्लेष्मी क्या करता है? एंटा एसिडियम म्यूकस का उत्पादन करता है। तो अब यहाँ पहले पूछ लेगा, अमाशय की दीवारों के चारों ओर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो अमाशय की दीवार के चारों ओर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। उनके नाम क्या है? पेराइटल, जाइमोजन, श्लेष्मी। पेराइटल किसका उत्पादन करता है? HCl का। जाइमोजन प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन का उत्पादन करता है। श्लेष्मी एंटासिड का उत्पादन करता है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इनका कार्य क्या है। देखिए HCl जो होता है प्रबल, इसका pH मान बहुत वो होता है, अम्लीय होता है। तो ये क्या होता है? प्रबल अम्लीय होता है। ये क्या करता है? बहुत हानिकारक होता है अमाशय की दीवारों के लिए। तो इसके अमाशय की दीवारों के लिए हानिकारक होता है। तो इसके हानिकारक प्रभाव को कौन कम करता है? ये एंटा एसिड। ये क्षारीय होता है, ये अम्लीय, प्रबल अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? एंटा एसिड और HCl मिलके क्या हो जाते हैं? ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं, जिससे अमाशय की दीवार क्या होती है? सुरक्षित हो जाती है। नहीं, यदि HCl ही HCl रहे तो अमाशय की दीवारों को क्या करे? उसकी जो दीवार होती है, दीवार का मतलब पन्नी लगी होती है हल्की, जो उसको क्या करता है? डैमेज कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अमाशय में जो HCl अम्ल का उत्पादन होता है उससे कौन उस अमाशय उससे रक्षा करता है? अमाशय की रक्षा HCl के हानिकारक प्रभाव से कौन करता है? तो एंटासिड करता है। अब HCl ऐसे तो है नहीं मानव शरीर में उत्पन्न होगा तो इसका कोई काम नहीं होगा, काम होगा तभी उत्पन्न होगा। तो इसका क्या काम है? जो ये जठर ग्रंथियों का दूसरी ग्रंथियां हैं, दूसरी कोशिकाएं, जाइमोजन कोशिकाएं, यहाँ प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन ये क्या है? इनएक्टिव अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में सोए हुए रहते हैं। इनसे कोई मतलब नहीं है कि भोजन का पाचन होना है कि नहीं होना है, भोजन पचे चाहे न पचे, कोई मतलब। लेकिन फिर क्या करता है? अचानक HCl क्या हुआ? आया, इनको जगाया, इनके ऊपर पानी डाला, बोले जगो। तो ये क्या करते हैं?
इनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ये प्रोरेनिन क्या है, देखो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन को कौन जगाया, HCl, तो पेप्सिनोजन क्या बन गया, पेप्सिनोजन निष्क्रिय था, ये पेप्सिन में बन गया। पेप्सिन क्या है, सक्रिय हो गया। ये पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, ये सक्रिय हो गया। पेप्सिन क्या बोल रहे थे कि हमारे में जो पेप्सिन है प्रोटीन का पाचन करता है, ये देखिए प्रोटीन हो गया, पेप्सिन एंजाइम मिल करके, ये दोनों मिल करके पेप्सिन प्रोटीन को किस में तोड़ेंगे, प्रोटीन जटिल अणु है, इसको सरल अणु में पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं। इसी प्रकार ये प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन कहाँ से निकलता है, जाइमोजन से। ये क्या है, निष्क्रिय है, ये इसको कौन जगाया, HCl जगाया, ये किसमें बदल गया, रेनिन में। अब रेनिन क्या करेगा, रेनिन एंजाइम है, रेनिन क्या करेगा, रेनिन एंजाइम है, किसको पचाएगा, प्रोटीन को। तो दूध में केसीन प्रोटीन होती है, तो इसका पाचन, दूध में केसीन प्रोटीन होती है, प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, रेनिन एंजाइम करेगा। रेनिन एंजाइम इसको किसमें तोड़ देता है, केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। तो यहाँ से 1 3 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक रिवीजन कर लीजिए फिर से इसी को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, परिधि, जाइमोजन, श्लेष्मी। परिधि से उत्पादन किसका उत्पादन होता है, HCl का। जाइमोजन से प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन का। और श्लेष्मी से किसका उत्पादन होता है, एंटासिड का। HCl का क्या कार्य होता है, ये प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। और एंटासिड क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हानिकारक प्रभाव से अमाशय को बचाता है। तो ये अमाशय हो गया। अब कुछ फैक्ट्स हैं कि दूध में ये जानना जरूरी होता है, कभी कभी यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है एग्जाम में। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा। दूध में कौन शर्करा, लैक्टोज, जिसके कारण दूध क्या होता है, मीठा होता है। दूध में प्रोटीन कौन सी होती है, केसीन, जिसके कारण दूध का रंग क्या होता है, व्हाइट होता है। पूछ ले दूध सफेद क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पास केसीन प्रोटीन होती है और इसी के कारण दूध का रंग सफेद होता है। दूध को दही में बदलने के लिए, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये क्वेश्चन देखिए वही आ गया ना, अमाशय को HCl के हानिकारक प्रभाव से कौन बचाता है, एंटासिड। कौन बचाता है, एंटासिड। अब देखिए कहाँ का क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, पहले मुख पढ़ चुके हैं, मुख के 4 चीज पढ़ चुके हैं। मुख के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं, मुख की 4 चीज पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, जिह्वा पढ़ चुके हैं पहली चीज, तालु दूसरी चीज, दांत तीसरी चीज, लार ग्रंथियां चौथी चीज, ग्रसनी पढ़ चुके हैं। ग्रसनी में भोजन और वायु दोनों का संवहन करती है। ग्रास नली क्या करती है, भोजन को अमाशय तक ले जाती है। इन दोनों में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई एंजाइम नहीं होता है। अमाशय में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटीन का सर्वाधिक 70% यही पाचन होता है। अब हम आ गए छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 भाग होते हैं, तो हम छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी को पढ़ेंगे, फिर मध्यांत को पढ़ेंगे, फिर शीर्षांत को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जब शीर्षांत के बाद फिर हम बड़ी आंत में जाएंगे, तो बड़ी आंत के पहले भाग को पढ़ेंगे, अपेंडिक्स को, फिर बृहदांत को पढ़ेंगे, फिर मलाशय को। इस प्रकार हमारा पूरा पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया। तो अभी हम छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी को पढ़ते हैं। ग्रहणी, ये देखिए ग्रहणी को पढ़ने से पहले ग्रहणी को ये जान ले कि अंग्रेजी में कहते क्या है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। क्वेश्चन कभी कभी ग्रहणी ऑब्जेक्ट में न देकर, जो विकल्प होते हैं उसमें आप ग्रहणी न देकर क्या दे देता है, ड्यूडेनम। अब ग्रहणी बहुत इंपॉर्टेंट है पाचन में, ग्रहणी और अमाशय यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, तो ग्रहणी को थोड़ा केयर करके पढ़िएगा। यहाँ भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन अमाशय में होता है। अब भोजन का सर्वाधिक, भोजन में क्या क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों चीज आ जाएंगे। अब प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता था, अमाशय में। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होगा, ग्रहणी में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। देखिए ये सहायक अंग है, ये कौन से अंग है, ग्रहणी तो मुख्य अंग है, लेकिन अग्नाशय और यकृत क्या है, सहायक अंग है। मुख्य अंग ग्रहणी है, लेकिन सहायक अंग ये है। ग्रहणी को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे लेवल के। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनेगा, ग्रहणी में यहाँ भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। पूछेगा भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, ग्रहणी में। यह 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। ग्रहणी में 3 प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। देखो ये जो अग्नाशय है, ये सहायक कोशिका थी ना, सहायक अंग था पाचन में, शुरू पहले पेज में ही बता दिए थे। यकृत भी सहायक अंग था। तो अग्नाशय से एक क्या है, पाइप निकलता है। अग्नाशय से एक पाइप निकलता है, वो कहाँ जाके खुलता है, ग्रहणी में जाके खुलता है। ग्रहणी में जाकर खुलता है। तो ये रस अग्नाशय से, वो कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयी रस। और ग्रहणी से एंजाइम भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं, अग्नाशय से एंजाइम, क्योंकि अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। पूछे क्वेश्चन पूछता है, मानो कि एकमात्र पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी, अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का निर्माण, यह एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को उत्पन्न करती है। तो एंजाइम कौन से, ग्रहणी अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। कौन कौन से, एमाइलेज ग्लूकोज का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसकी ट्रिक है, एका ए से हो जाएगा एमाइलेज, का से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाइपेज लाव हो जाएगा, एका लाव, ला से हो जाएगा लाइपेज एंजाइम, वा से हो जाएगा वसा का पाचन, ट्रिप्सिन ट्री से हो जाएगा
ट्रिप्सिन अप्पा से हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। तो एकालाव-टीप अग्नि, ट्रिक है एकालाव-टीप अग्नि। अब यहाँ लिखने की जगह नहीं है, इस एकालाव-टीप, तो एमाइलेज क्या है, ये देखिए, ए से हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम, का से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाव से हो जाएगा, ला से हो जाएगा लाइपेज एंजाइम, और वा से हो जाएगा वा से हो जाएगा वसा का पाचन, ट्री से हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम, और पा से हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। यहाँ से पूछेगा अग्नाशय से जो 3 एंजाइम निकलते हैं वो संपूर्ण पाचन में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं, इसीलिए यहाँ भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, क्योंकि देखो यहाँ 3 एंजाइम निकल रहे हैं और अग्नाशयी रस ऊपर से है। इसी प्रकार ग्रहणी का क्या है, ग्रहणी का आंतरी रस निकलता है, उस आंतरी रस में क्या क्या निकलता है, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टोज। इसी प्रकार यकृत, यकृत क्या काम करता है, ये पित्त रस का स्रावण करता है, पित्त रस निकालता है। तो क्वेश्चन बनेंगे कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, सर्वाधिक भोजन का सर्वाधिक पाचन ग्रहणी में होता है। ग्रहणी में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पास कई प्रकार के रस और एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे अग्नाशय, अग्नाशयी रस एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन एंजाइम का उत्पादन करता है। ग्रहणी माल्टेज, सुक्रोज का पाचन करता है। यकृत पित्त रस का श्रवण करता है, जिसके कारण जो वसा का क्या होता है, पायसीकरण होता है। अब यहाँ कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसको भी जानना जरूरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। पहला मोनो, दूसरा डाई, तीसरा पॉली। मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज आएगा, ये सबसे सरल है। फिर ये मध्यम वाला है डाइसैकरोज, ये क्या है, माल्टोज जैसे डाइसैकेराइड का उदाहरण। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण क्या है, स्टार्च है। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, एमाइलेज एंजाइम। ये क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि स्टार्च को माल्टेज में कौन बदलता है, एमाइलेज एंजाइम। फिर माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज। इसमें कौन सा एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम। तो ठीक है, जी माल, जी से ग्लूकोज, माल से माल्टोज, शुगर बनती है। जो माल्टेज ये एंजाइम है, जो माल्टोज है ये शुगर है। इसी प्रकार लैक्टेज क्या है, लैक्टेज एंजाइम है। लैक्टेज क्या है, एंजाइम है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज शुगर। इसमें कौन सा लैक्टोज शुगर बनी, तो लैक्टोज शुगर को कौन बनाए, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शुगर बनाता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज शुगर बनाता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज। तो एज मिलके ओज बना दिया, एज मिलके क्या बना दिया, जैसे सुक्रेज, एज मिलके सुक्रोज, ओज बन गया। तो हर जगह जहाँ सुक्रोज है, नाम सिमिलियर है, मिलता है, तो सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज शुगर का निर्माण किया। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शुगर का निर्माण किया। माल्टोज एंजाइम माल्टोज शुगर का। लेकिन इधर ये जो मिल किस से बनता है उत्पाद, इसका तो ये हो गया, इधर वाला उत्पाद हो गया। इधर हमको ये याद करना जरूरी है कि ये किस से मिलता है, तो उसकी टिक लिखिए, जी माल, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके माल्टोज बन गया। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बन गया, ग्लूकोज मिलकर माल्टोज में बन गया। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लू से हो गया ग्लूकोज, गै से हो गया गैलेक्टोज, लय से हो गया लैक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बना दिए, लैक्टोज। इसे मिल्क शुगर कहते हैं। इसी प्रकार ग्लूफ्रेसु, ग्लूकोज और फैक्टोज मिलकर क्या बन गया, सु से सुक्रोज बन गया। इसमें सुक्रोज एंजाइम है। अब देखिए ग्रहणी में किसका किसका पाचन होता है, ग्रहणी में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है। 70% तो अमाशय में हो गए थे, यहाँ 30% बचा है। 30% को पाचन प्रोटीन बचा है, 30% इसका पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करेगी। अगर यही ट्रिप्सिन एंजाइम अमाशय में पाया जाता तो वहाँ 100% हो जाता, लेकिन ट्रिप्सिन एंजाइम वहाँ पाया नहीं जाता, तो वो 70% हुआ। 30% जो शेष बचा था वहाँ इसको पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड्स में कौन तोड़ दिया, ट्रिप्सिन एंजाइम। फिर आ जाइए, क्योंकि सर्वाधिक पाचन ग्रहणी में होता है। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, ग्रहणी में होता है। ये देखिए लिखा है सर्वाधिक। तो यहाँ किसका किसका पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, प्रोटीन का हो गया। अब वसा का पाचन हमको कराना है ग्रहणी में। तो वसा क्या है, जैसे घी खाएं आप, घी पानी में थोड़े घुल जाते हैं, तो घी को पानी में घुलाने के लिए क्या जरूरी है, पित्तरस। पित्तरस क्या करता है, वसा को पाइसीकृत कर देता है, जिससे वसा जल में घुल जाती है। और फिर लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, जिससे वसा आसानी से पेट में अवशोषित हो जाती है, जिससे हमें क्या ऊर्जा मिल जाती है। अब पित्तरस के बारे में जानिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजी है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मार्क कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में बने होते हैं। पित्तरस क्या है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, यही क्वेश्चन है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्तरस की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय, और इसका कार्य क्या, वसा का पाइसीकरण, वसा को जल में घुलने योग्य बनाना। अब पित्त रस में 2 कंपाउंड से मिलकर बना, जो पित्त रस है 2 कंपाउंड से मिलकर बना होता है। इनमें 2 कंपाउंड क्या क्या होते हैं, पित्त रस का निर्माण कितने कंपाउंड से होकर, 2 प्रकार के कंपाउंड से। पहला तो पित्त लवण होता है, दूसरा पित्त वर्णक। पित्त लवण जो होता है लाभदायक होता है बॉडी के लिए, और पित्त वर्णक क्या होता है, हानिकारक होता है। पित्त लवण में 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये किसकी तरह कार्य करता है, डिटर्जेंट की तरह कार्य करता है। अर्थात बॉडी में जो भी
विषैली चीजें उनको क्या करता है, ये उससे रक्षा करता है, उसको सफा कर देता है। यह पित्त वर्णक क्या होता है, ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन से मिलकर बना होता है। इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। ये पीले रंग का विषैला पदार्थ है, इसको कौन बाहर ले जाता है, लीवर। मैक्सिमम बॉडी में जो भी, मान लो जो व्यक्ति कोई जहर खा लिया तो जहर को वो जहर से उसकी रक्षा कौन करता है बॉडी में, तो लीवर करता है। कोई भी व्यक्ति अगर विषैला चीज खा लेता है तो उसको लीवर जो है जहर के हानिकारक प्रभाव से उसकी रक्षा करता है, लेकिन जब रक्षा नहीं कर पाता तो खुद ही फट जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पास क्या होता है, पीले रंग का विषैला पदार्थ होता है, इसको बाहर निकालता है कौन, लीवर बाहर निकालता है। अब देखिए पाचन तंत्र में पहली भाग हम क्या पढ़े थे, मुख कंप्लीट हो गया था। मुख के बाद क्या पढ़े थे, ग्रसनी पढ़े थे, ग्रसनी, फिर उसके बाद ग्रासनली भी पढ़े, फिर उसके बाद अमाशय पढ़े, फिर अमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत में हम क्या पढ़ लिए, ग्रहणी। ग्रहणी में किसका किसका पाचन करा दिए, प्रोटीन का पाचन कराएं, फिर वसा का पाचन कराएं, फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हम करा दिए। अब उसका अवशोषण भी तो होगा, नहीं खाते कब तक खाते रहेंगे, फिर उसका अवशोषण करेंगे तभी तो हमको एनर्जी मिलेगी। तो अवशोषण कराएंगे, तो अवशोषण कहाँ होगा सबसे ज्यादा, मध्यांतर और शीर्षांत्र दोनों में अवशोषण होता है, लेकिन मध्यांतर और शीर्षांत्र इन दोनों में यदि कंपेरिजन किया जाए तो शीर्षांत्र में क्या होता है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है, शीर्षांत्र में। यहाँ आते आते मानव में भोजन पूर्ण हो जाता है, लेकिन जंतुओं में, शाकाहारी जंतुओं में भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है, अपेंडिक्स में, क्योंकि वो घास पत्तियां खाते हैं, तो घास पत्तियां अपेंडिक्स में, इसलिए उनका पाचन कहाँ पूरा होता है, बड़ी आंत के पहले भाग अपेंडिक्स में। तो मानव का पाचन यहाँ पूर्ण हो जाता है, इसके बाद जो है ये यहाँ अवशोषण हो जाता है सबसे ज्यादा, और पाचन पूर्ण भी हो जाता है। इसके बाद भोजन धीरे धीरे अवशोषित के बाद जो अन्य भोजन के जो अन्य पोषक तत्व हैं जैसे जल हो गया, वो कहाँ जाते हैं, अपेंडिक्स में। उसके बाद बृहदांत में धीरे धीरे मलाशय के माध्यम से बाहर, मल के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन, अब हमारा छोटी आंत कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, छोटी आंत कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि ग्रहणी भी पढ़ लिए। मध्यांत और शीर्षांत में क्या होता है, शीर्षांत में मानव में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है और सर्वाधिक अवशोषण यही हो जाता है। जब अवशोषण हो गया तो पाचन क्या हो गया, पूरा हो गया। फिर खराब चीज क्या जाएगी, इसी कम कोलन के होते मलाशय से बाहर निकल जाएगी। अब हमको क्या पढ़ना, बड़ी आंत पढ़ना। बड़ी आंत का कौन सा भाग, पहला भाग। फिर पहला भाग क्या है, अपेंडिक्स, फिर बृहदांत, फिर रेक्टम, मलाशय। तो बड़ी आंत का हमें अपेंडिक्स का पहला क्वेश्चन बनता है, शाकाहारी जंतुओं में भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है, अपेंडिक्स में। फिर बृहदांत से क्वेश्चन क्या बनता है, जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, अपेंडिक कोलन, बृहदांत कोलन में होता है। और जब जल का सर्वाधिक अवशोषण हो जाता है तो यहाँ से पाचन, इसके द्वारा जो मल है, मल के द्वारा क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। मल को बाहर मलाशय के द्वारा निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार पाचन पूरा हो जाता है। बड़ी आंत के सीकम, बृहदांत, कोलन। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। बड़ी मध्यांत और संसंत, वही चीज आगे लिखी है कि यहाँ से पाचन, मानव पाचन शीर्षांत में पूरा होता है और शाकाहारी जंतुओं में सीकम में पूरा होता है। और यहाँ जो कोलन में है, कोलन, ये देखिए यहाँ कोलन में क्या होता है, आंत का सबसे चौड़ा भाग है। ये पूछे क्वेश्चन कि आंत का सबसे चौड़ा भाग क्या है, बृहदांत। और यहाँ जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है, मलाशय के द्वारा मल को बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में अपना सुझाव देना ना भूलें। न्यू वीडियो में हम स्वतंत्र तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।